हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज इस चैप्टर 7 का सेकंड वीडियो है। तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ना था नेचुरल डिजास्टर एंड हैजर्ड्स इन इंडिया, यहाँ से हम लोग को पढ़ना था। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहा जा रहा है कि डिस्कस्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर डेट इंडिया इज वास्ट एंड डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ इट फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एट्रीब्यूट्स। क्या कह रहा है कि इंडिया काफ़ी एक बड़ा कंट्री है। हर तरीके से देखा जाए, या तो फिजिकल कैरेक्टर से देखा जाए, फिर सोशियो कल्चरल एट्रीब्यूट से देखा जाए, तो हर तरीके से इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है। इट इज़ लार्जली ड्यू टू इट्स वास्ट जियोग्राफिकल एरिया। क्या करेगा कि काफ़ी बड़ा है अपने इतने बड़े जियोग्राफिकल एरिया के कारण। इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटीज एंड कल्चरल पोलरिटीज एट स्कॉलर ऑफन डिस्क्राइब इट यूजिंग टू मीनिंगफुल एडजेक्टिव लाइक इंडियन सब कंटिनेंट एंड लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। क्या कह रहा है कि इस कारण से इतना ज़्यादा यहाँ डाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी है, कल्चरल पोलरिटी है। कहने मतलब कि इतना कल्चरल, मतलब कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान लोग हैं, इंडिया को इंडियन सब कंटिनेंट कह के बुलाते हैं। मतलब इंडिया एक छोटा मोटा कंटिनेंट है। उसके अलावा लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कह के बुलाते हैं। ठीक है, विविधता में एकता। इट्स वास्टनेस इन टर्म ऑफ नेचुरल एट्रीब्यूट्स कंबाइंड विद प्रोलॉन्ग कॉलोनियल पास्ट कंटिन्यूइंग वेरियस फॉर्म ऑफ सोशियो डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो इक्वली लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इनहेंस्ड इट्स वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर्स। क्या कह रहा है कि इसका वास्टनेस इतना बड़ा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल एट्रीब्यूट्स कंबाइंड विथ इट प्रोलॉन्ग कॉलोनियल पास्ट। क्या कह रहा है कि नेचुरल तरीके से देखा जाए तो कितना ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन भी, और हर एक पॉपुलेशन जो है डिफरेंट तरीके के नेचुरल डिजास्टर के प्रति वल्नरेबल है। कोई पॉपुलेशन जो है ड्राउट के प्रति वल्नरेबल है, तो कोई पॉपुलेशन जो है फ्लड के प्रति वल्नरेबल है। दिस ऑब्जर्वेशन कैन आल्सो बी इलस्ट्रेटेड बाय फोकसिंग इन सम ऑफ द मेजर नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। तो सबसे पहले हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया में अर्थक्वेक कहाँ कहाँ और किस तरीके का आता है। The earthquakes are by far the most unpredictable and highly destructive of all the natural disasters। क्या करा कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स उसमें अर्थक्वेक जो है काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, मतलब उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसका भविष्यवाणी नहीं कर सकते, और काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है। यू ऑलरेडी लर्न डैट काउजेज ऑफ अर्थक्वेक्स इन योर बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के जो एक और जो बुक था उसमें हम लोग पहले ही अर्थक्वेक के काउज के बारे में पढ़ चुके हैं। अर्थक्वेक दैट आर ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन है प्रूव्ड टू बी द मोस्ट डिवास्टेटिंग एंड देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्वाइट लार्ज। क्या करें कि अर्थक्वेक जो टेक्टोनिक ओरिजिन के होते हैं ये सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं। उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। दिस अर्थक्वेक रिजल्ट फ्रॉम अ सीरीज ऑफ अर्थ मूवमेंट ब्राउट अबाउट अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द टेक्टोनिक एक्टिविटी इन अर्थ क्रस्ट। क्या करें कि अर्थक्वेक होते क्यों हैं, तो क्योंकि अर्थ के अंदर मूवमेंट होता है, एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, अचानक से एनर्जी रिलीज होता है टेक्टोनिक एक्टिविटी के समय अर्थ के क्रस्ट में, उसी कारण से अर्थक्वेक आता है। एज कम्पेयर टू दिस द अर्थक्वेक एसोसिएटेड विद द वोल्केनिक इरप्शन रॉक फॉल्स लैंडस्लाइड सब्सिडेंस पर्टिकुलर इन द माइनिंग एरिया इंपाउंडिंग डैम एंड रिजर्वेयर। क्या कह रहा है कि यदि कंपेयर किया जाए तो अर्थक्वेक जो है इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी आता है, कोई बड़ा पत्थर यदि गिर जाए उसके कारण भी आता है, लैंडस्लाइड के कारण भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, और माइनिंग एरिया में जो सब्सिडेंस होता है उसके कारण भी जो है अर्थक्वेक आता है। मतलब माइनिंग एरिया में जो धंस गया कहीं ज़मीन, उसके अलावा बांध बनाने के कारण, उसके बड़े रिजर्वायर के कारण भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, छोटे या बड़े स्केल पे। इट वाज मेंशन्ड इन चैप्टर 2 ऑफ द बुक दैट इंडियन प्लेनेट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर ईयर टुवर्ड द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन इन दिस मूवमेंट ऑफ। तो कहा जा रहा है कि जैसा कि चैप्टर 2 में ही बताया गया था कि इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट को तरफ है ना, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ हर साल 1 सेंटीमीटर के स्पीड से मूव कर रहा है ना, स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर ईयर, नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ना, दोनों तरफ ऐसे, ठीक है, and constantly obstructed a Eurasian plate from the earth. As a result of this, both the plates are said to be locked with each other। क्या करें कि इस तरीके से देखा जाए तो कहा जाता है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों एक दूसरे को आपस में लॉक किए हुए हैं, रिजल्टिंग एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। इस कारण से क्या होता है कि डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट टाइम पे एनर्जी रिलीज होता है। एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी रिजल्ट इन बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेस। क्या करें, ज़्यादा मात्रा में जब एनर्जी एक्यूमुलेट होता है इस कारण से स्ट्रेस बिल्डअप होता है वहाँ पे, जो अचानक से मतलब लॉक को तोड़ता है और वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है और अर्थक्वेक आता है, ठीक है। हिमालयन आर्क, मतलब जहाँ पे हिमालय वाला रीजन वहाँ पे अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा आता है। सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल यूनियन टेरिटरीज स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कुछ वल्नरेबल जो ज़्यादा वल्नरेबल इलाका है अर्थक्वेक के प्रति इंडिया में, तो उसमें कौन कौन आता है, तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, उसके अलावा दार्जिलिंग सब डिवीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑल द 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन द सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट पर्टिकुलरली गुजरात, जो वहाँ पे भूकंप आता है काफ़ी ज़्यादा, जैसे दो तीन भूकंप का चर्चा यहाँ पे किया गया, 1819, 1956, 2001। महाराष्ट्र इन 1961, 1993 हैव आल्सो एक्सपीरियंस सम सीवियर अर्थक्वेक। अर्थ साइंटिस्ट हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट स्टेबल एंड मैच्योर लैंडमास ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक फॉर लॉन्ग टाइम। क्या करें कि अर्थ साइंटिस्ट को ये आज तक समझ में नहीं आया है, मतलब कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि जो स्टेबल लैंड मास है, जैसे हमारा साउथ इंडिया जो है वो स्टेबल लैंड मास है। नॉर्थ इंडिया में भूकंप आता है तो समझ में आता है कि क्यों आता है, लेकिन साउथ इंडिया में भूकंप क्यों आता है, मतलब कि जो अर्थ साइंटिस्ट है उनको भी आज तक समझ में नहीं आया।
Recently, some earth scientists have come up with a theory of emergence of fault line and energy buildup along the fault line represented by river Bhima, कृष्णा एंड द पॉसिबल ब्रेकिंग ऑफ इंडियन प्लेट। क्या करें कि कुछ साइंटिस्ट हाल फिलहाल में ऐसा एक थ्योरी दिए हैं कि एक फॉल्ट लाइन बन रहा है, मतलब कि बीच में क्रैक आ रहा है ना, अर्थ का जो इंडिया का जो सदर्न वाला जो पेनिनसुलर लैंड है उसके बीच में क्रैक आ रहा है। और एक क्रैक कहाँ पे आ रहा है, फॉल्ट कहाँ पे बन रहा है, तो भीमा नदी के आसपास, कृष्णा नदी के आसपास बन रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि रिप्रेजेंटेड बाय भीमा नियर लातूर एंड ओसामाबाद एंड द पॉसिबल ब्रेकिंग ऑफ इंडियन प्लेट वहाँ पे टूट रहा है। नेशनल ज्योग्राफी लेबोरेटरी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द रिसेंटली फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैव मेड एन इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ मोर देन 1200 अर्थक्वेक दैट हैव अकर्ड इन इंडिया इन द डिफरेंट ईयर इन द पास्ट। क्या करें कि इतने सारे इंस्टीट्यूट जैसे कौन कौन है, तो नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मतलब डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके अलावा एक नया हाल ही में इंस्टीट्यूट बना जिसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर। ठीक है, ये सब मिलकर के इंडिया में हाल मतलब पिछले कुछ सालों में 1200 जो अर्थक्वेक आया है, मतलब पिछले कुछ सालों के 1200 अर्थक्वेक को यहाँ पे पढ़ा, उसके बारे में स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, उसके आधार पर इंडिया को 5 जो है जोन में बांटा गया, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, लो, वेरी लो। ठीक है, आउट ऑफ द फर्स्ट 2 जोन हैड एक्सपीरियंस सम ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन इंडिया। क्या कह रहा है कि फर्स्ट 2 जो है उसका काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक का इफेक्ट है इंडिया में। ठीक है, मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन इंडिया, वेरी और हाई। उसके बाद यहाँ पे आता है जैसे पिक्चर, आगे एक पिक्चर आपको मिलेगा, जैसे देख ही लेते हैं पहले इस पिक्चर को आप देखिए, तो यहाँ पे है एक, यहाँ है, इधर है, इधर है। ठीक है, ये वेरी हाई हो गया। उसके अलावा हाई जोन हो गया, जैसे ये सब जो हो गया देख रहे हैं, जो इस कलर का है वो हाई जोन है। इधर का यदि देखा जाए तो साउथ इंडिया में काफ़ी लो रेंज में आता है ना, इधर का लो रेंज वाला वेरी लो जो है, वेरी लो, इधर देखिए वेरी लो है, ये वाला लाइन जो है लो है। तो साउथ इंडिया कंप्लीट देख सकते हैं कि लो रिस्क में आता है। ठीक है, मिडिल इंडिया यहाँ उसके मुकाबले मॉडरेट वाले में है। और जो बिहार का जैसे आप देख सकते हैं, बिहार यूपी का ये वाला जो हिस्सा है, ये सब जो है ये हाई रिस्क वाले जोन में है। और वेरी हाई में कौन है, जो हिमालय के आसपास का इलाका है। तो इसलिए साइंटिस्ट को अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि गुजरात कैसे मतलब कि हाई जोन वाले, वेरी हाई जोन वाले में आ जाता है। ठीक है, ये इंडिया का अर्थक्वेक हैजर्ड जोन है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम पढ़ते हैं, फिर आप वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आर वल्नरेबल टू दिस अर्थक्वेक आर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो वेरी हाई वाले हैं तो कौन है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, एरिया ऑफ नॉर्थ दरभंगा एंड अररिया along द इंडो नेपाल बॉर्डर इन बिहार, उत्तराखंड, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश अराउंड धर्मशाला एंड द कश्मीर वैली इन द हिमालयन रीजन इन द कच्छ। दिस आर इंक्लूडेड इन द वेरी हाई डैमेज रीजन, तो जो है वेरी हाई वाले जोन में है। सिमिलरली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न बिहार फॉल अंडर द हाई डैमेज रिस्क जोन। ठीक है, ये हाई वाले में आते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंट्री फॉल अंडर मॉडरेट, बाकी जो हिस्सा हो मॉडरेट से लो मतलब डैमेज रिस्क जोन में आता है। मोस्ट ऑफ द एरिया डेट कैन बी कंसीडर्ड सेफर फ्रॉम द स्टेबल लैंडमार्क्स कवर्ड अंडर डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू का जो हिस्सा है वहाँ पे अर्थक्वेक आने का जो चांस है काफ़ी कम है। ठीक है, तो स्टेबल, क्योंकि वो स्टेबल लैंडमार्क्स है। नेक्स्ट, सोशियो इन्वायरमेंट कंसिक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का सोशियो इन्वायरमेंट कंसिक्वेंस यानी रिजल्ट क्या होता है। द आइडिया ऑफ एन अर्थक्वेक इज ऑफन एसोसिएटेड विद द फियर एंड हॉरर ड्यू टू द स्केल, मैग्नीट्यूड एंड सडननेस ऑफ व्हिच स्प्रेड डिजास्टर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। क्या करें कि जो आइडिया अर्थक्वेक का जो आइडिया है ये एसोसिएटेड होता है फियर, है ना, लोग उससे डरे रहते हैं, ड्यू टू स्केल, मैग्नीट्यूड एंड सडननेस, जो क्योंकि ये अचानक से होता है और काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है इस डिजास्टर का, और बिना डिस्क्रिमिनेशन के होता है बोल सकते हैं। इट बिकम अ कैलेमिटी व्हेन इट अटैक द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यदि किसी हाई डेंसिटी वाले पॉपुलेशन एरिया में यदि अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे कैलेमिटी बन जाता है, एक बड़ा आपदा बन जाता है। It not only damage and destroy the settlement infrastructure, transport and communication network, industry and other development, but also rob the population of their material and socio-cultural gains that have preserved over generations। क्या करें, न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, सेटलमेंट यानी घर को डिस्ट्रॉय करता है, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करता है, इंडस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि इसके अलावा आदमी का जो है मतलब पॉपुलेशन है उसको भी ये बर्बाद करता है। वहाँ उसका सोशियो कल्चरल गेन जो उसका सोसाइटी या फिर जो उसका कल्चरल रीति रिवाज से जो उसका मान लीजिए कि टेम्पल हो गया या फिर उसका जो मॉस्क हो गया वो भी अर्थक्वेक के कारण गिर जाता है। इट रेंडर्ड एट देम होमलेस, क्या कह रहा है कि जो है इसके कारण से कई लोग होमलेस हो जाते हैं। भी पुस्ट एंड एक्स्ट्रा प्रेशर एंड स्टेट पार्टिकुलरली द वीक इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, तो इसके कारण से क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, एक स्ट्रेस आता है, खास करके वीक इकोनॉमी वाले कंट्री में जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, यदि अर्थक्वेक का इफेक्ट देखा जाए तो अर्थक्वेक है इनकम्पासिंग डिस्ट्रेसियस इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ देयर अकरेंस, जिस एरिया में होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको इफेक्ट देखा पड़ता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑन ग्राउंड यदि देखा जाए तो ऑन ग्राउंड पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, मैनमेड स्ट्रक्चर पे क्या पड़ता है, वाटर पे क्या पड़ता है। तो जैसे ग्राउंड पे इसका होता है फिशर सेटलमेंट, तो सेटलमेंट को गिरा देता है। उसके अलावा लैंडस्लाइड आता है, लिक्विफिकेशन, अर्थ प्रेशर, पॉसिबल चेन इफेक्ट,
नेक्स्ट है क्रैकिंग, स्लाइडिंग होता है मैनमेड स्ट्रक्चर के ऊपर। ओवरटर्निंग, बल्किंग, कोलैप्स, पॉसिबल चेन इफेक्ट। ठीक है, क्या करा कि पॉसिबल चेन इफेक्ट कहने का मतलब क्या हो, यहाँ भी पॉसिबल चेन इफेक्ट आपको दिख रहा है। पॉसिबल चेन इफेक्ट मतलब कि उसके चेन के कारण दूसरे, जैसे मान लीजिए कि किसी एक जगह ईपी सेंटर था, तो ईपी सेंटर पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, उसके बाद काफ़ी दूर जाते नुकसान थोड़ा कम होते जाता है, तो यही एक चेन बन रहा है ना, उसको चेन यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट ऑन वाटर, तो वेव आता है, वेव्स, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, सुनामी। उसके अलावा और भी उसका कोई सुनामी आने के कारण जैसे पानी बारिश होगा आसपास के इलाके में, तो उसका चेन इफेक्ट के अंदर वो गिनती होगा। आगे बढ़ते थे, मैप था जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम दिस अर्थक्वेक आल्सो सम सीरियस एंड फार रीचिंग इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस। क्या करें कि इसके अलावा इन्वायरमेंट का और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस है। सरफेस सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस फीचर्स द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थ्रू विच वाटर एंड अदर वोलेटाइल मटेरियल गस आउट इंडोनेटिंग द अर्थ नेबरिंग एरियाज। अर्थक्वेक आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड। क्या करें, अर्थक्वेक के कारण लैंडस्लाइड भी होता है, जिसके कारण से नदी का बहाव रुक जाता है। लैंडस्लाइड में एक्चुअली होता क्या है कि पहाड़ का कोई हिस्सा मान लीजिए कि ऐसे था पहले, तो ये वाला हिस्सा घसक यहाँ चला आता है, इस कारण से नदी का बहाव रुक जाता है कभी कभी, या फिर जो वहाँ पे कोई रिजर्वायर बन जाता है नदी का बहाव रुक जाने के कारण। सम टाइम रिवर ऑल्सो चेंज देयर कोर्स, कभी कभी नदी जो अपना रास्ता भी बदल लेता है, जिसके कारण से किसी एक एरिया में फ्लड आ जाता है। नेक्स्ट अर्थक्वेक हैजर्ड मिटिगेशन। अर्थक्वेक का जो हैजर्ड्स है उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। अनलाइक अदर डिजास्टर द डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स आर मोर डिवास्टेटिंग। दूसरे डिजास्टर की तरह देखा जाए तो उनके तरह नहीं, बल्कि मतलब अनलाइक द डिजास्टर, बाकी दूसरे डिजास्टर से अलग जो डैमेज होता है अर्थक्वेक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। सिंस इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेड कम्युनिकेशन लिंक, क्योंकि ये कम्युनिकेशन लिंक और जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रोवाइडिंग टाइमली रिलीफ टू द विक्टिम्स बिकम डिफिकल्ट, तो जो रिलीफ पहुँचाना होता है विक्टिम्स के वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। अकरेंस को मतलब कि उसको हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते। हेंस द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज टू एम्फेसाइज ऑन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो यानी कि जो दूसरा रास्ता हमारे पास है, क्योंकि हम अर्थक्वेक को रोक तो नहीं सकते, तो दूसरा रास्ता जो हमारे पास वो है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि डिजास्टर के प्रति हम लोग पहले से जागरूक रहें, कुछ मिटिगेशन ले हम लोग, मतलब कुछ इसको कम, इसका जो इफेक्ट है उसका कुछ कम करने का उपाय ढूंढें। तो क्या क्या उपाय है, जैसे इस्टेब्लिशिंग अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर, जैसे अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर इस्टेब्लिश करना। फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फास्ट डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग द पीपल इन वल्नरेबल एरिया। वल्नरेबल एरिया में खास करके लोगों के पास इन्फॉर्मेशन काफ़ी जल्दी पहुँचे, इसके लिए यूज ऑफ GPS कैन बी ग्रेट हेल्प इन द मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट में हम लोग GPS का यूज कर सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट यदि मूव कर रहा है तो हम लोग पहले से उस एरिया में जागरूकता फैला सकते हैं। प्रिपेयरिंग अ वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ द कंट्री का वल्नरेबिलिटी मैप प्रिपेयर करना एंड डिसेमिनेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी रिस्क इन्फॉर्मेशन अमंग द पीपल एंड एजुकेटिंग देम अबाउट द वे एंड मींस मिनिमाइजिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। और जो हाई रिस्क वाले जोन में एरिया में रह रहे हैं आदमी, उनको उनके बारे में बताना कि एरिया जो है काफ़ी अर्थक्वेक प्रोन है, तो यहाँ पे कैसे रहना है, वहाँ पे कैसे हम लोग इफेक्ट अर्थक्वेक यदि आता है तो कैसे हम लोग उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। मॉडिफाइंग द हाउस टाइप्स, घर का जो टाइप है या बिल्डिंग का डिज़ाइन है उसको बदलना वल्नरेबल एरिया में। एंड डिस्करेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, उस एरिया में बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं बनाने, मतलब कि बनाने से रोकना। लार्ज इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एट बिग अर्बन सेंटर इन सच एरिया, तो उस ऐसे एरिया में बड़े अर्बन सेंटर बनाना या फिर बड़े इंडस्ट्री सेटअप करना, इससे रोकना सरकार का काम है। फाइनली मेक इट मैंडेटरी टू अडॉप्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन एंड लाइट मटेरियल द मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द वल्नरेबल एरिया। और जो वल्नरेबल एरिया वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लाइट मटेरियल का यूज करना या फिर ऐसा डिज़ाइन करना जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और अर्थक्वेक विरोधी डिज़ाइन का हम लोग यूज कर सकते हैं वहाँ पे घर बनाने में। अब पढ़ते हैं दूसरा हम लोग सुनामी के बारे में। तो अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन दैट काउज द सी फ्लोर टू मूव एरप्टली रिजल्टिंग इन द सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन वाटर इन फॉर्म ऑफ हाई वर्टिकल वेव्स कॉल्ड सुनामी। क्या करें कि सुनामी को हम हार्बर वेव या सिस्मिक वेव भी बोलते हैं। तो अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी का रीजन क्या है, तो या तो अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन, जिसके कारण से सी फ्लोर जो है काफ़ी तेज़ी से मूव करता है, वहाँ पे एब्रप्शन होता है और उसके कारण से ओशियन वाटर जो है डिस्प्लेस होता है, काफ़ी सडनली डिस्प्लेस होता है, सुनामी बनता है। नॉर्मली द सिस्मिक वेव काउज ओनली द इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वेव। क्या नॉर्मली जो सिस्मिक वेव है उसके कारण से तुरंत में मतलब कि वर्टिकल वेव ऊपर की ओर वेव चला जाता है। बट आफ्टर द इनिशियल डिस्टर्बेंस अ सीरीज ऑफ आफ्टर वेव्स आर क्रिएटेड, लेकिन शुरू में डिस्टर्बेंस होने के बाद जो है उसके बाद एक सीरीज बन जाता है आफ्टर वेव का पानी में, डेट ओसिलेट बिटवीन हाई क्रेस्ट एंड लो ट्रफ इन ऑर्डर टू रिस्टोर द वाटर लेवल। द स्पीड ऑफ वेव इन ओशियन डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर। क्या करें कि जो वेव का क्या स्पीड होगा ये डिपेंड करता है कि ओशियन कितना गहरा है। इट्स इज मोर इन द सैलो वाटर देन इन ओशियन डीप। क्या कह रहा है कि इट इज़ मोर इन द सैलो वाटर, जो वेव का स्पीड होता है सैलो वाटर में ज़्यादा होता है, डीप ओशियन में कम होता है। एज अ रिजल्ट दिस इंपैक्ट ऑफ सुनामी इज लेस ओवर द ओशियन एंड मोर नियर द कोस्ट। तो इसलिए कह सकते हैं कि सुनामी का जो इम्पैक्ट होता है ओशियन में कम होता है और कोस्ट के पास ज़्यादा होता है।
देयरफॉर शिप एट द सी नॉट मस्ट अफेक्टेड बाय सुनामी, इसीलिए जो यदि कोई जहाज है समुद्र के अंदर तो उस पर सुनामी का उतना इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, जितना कि कोई जहाज हार्बर के पास है या फिर कोस्टल इलाके में। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट सुनामी इन द डीपर पार्ट ऑफ द सी, क्या करें कि यदि सी के डीपर पार्ट है वहाँ पे सुनामी को डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट। इट सो बिकॉज ऑफ डीप वाटर सुनामी हैज वेरी लॉन्ग वेवलेंथ एंड लिमिटेड वेव हाइट। क्या करें, इसका रीज़न क्या है कि डीप में जाने पे सुनामी का जो है काफ़ी लंबा वेवलेंथ होता है और काफ़ी लिमिटेड हाइट वहाँ वेव हाइट होता है, जिस कारण से वहाँ पे सुनामी पता भी नहीं चलता है। दस सुनामी वेव रेजेज अ शिप ओनली अ मीटर और टू ईच राइज एंड फॉल टेक सेवरल मिनट्स। क्या करें कि इस तरीके से सुनामी वेव जो है अंदर का जो जहाज है समुद्र के अंदर मान लीजिए कि, तो उसको कुछ मीटर तक ऊपर करती है फिर नीचे करती है, और ऊपर और नीचे करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो अंदर पता ही नहीं चलता कि बाहर सुनामी चल रहा है। एज अपोज टू दिस, व्हेन सुनामी इंटर्स सैलो वाटर, यदि इसके देखा जाए तो जब सुनामी सैलो वाटर में इंटर करता है उसका वेवलेंथ कम हो जाता है और उसका पीरियड अनचेंज हो जाता है, विच इंक्रीजेज द वेव हाइट, जिसके कारण से वेव हाइट बढ़ जाता है। समटाइम दिस हाइट कैन बी 15 मीटर और मोर, कभी कभी हाइट जब 15 मीटर यानी लगभग 40-45 फीट के आसपास चला जाता है या उससे ज़्यादा, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा समुद्र के किनारे डिस्ट्रक्शन होता है। दस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सैलो वाटर वेव्स, इसीलिए इसको सैलो वाटर वेव्स के नाम से भी जानते हैं। सुनामी आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व अलोंग द पैसिफिक रिंग, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहाँ पे सुनामी काफ़ी जल्दी तेज़ी से आता है, पार्टिकुलरली द कोस्ट ऑफ अलास्का, जापान, फिलीपींस एंड अदर आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड इंडिया, है ना, इन एरिया में सुनामी काफ़ी ज़्यादा आता है। आफ्टर रीचिंग द कोस्ट द सुनामी वेव्स रिलीज इनॉर्मस एनर्जी, क्या करें कोस्ट के पास पहुंचने पे सुनामी वेव जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है जो उसके में स्टोर्ड रहता है, और इसके कारण से पानी जो है काफ़ी अंदर तक जाता है। सिंस द कोस्टल एरिया डेंसली पॉपुलेटेड द वर्ल्ड ओवर एंड दीज आर ऑल्सो सेंटर ऑफ इंटेंस ह्यूमन एक्टिविटी, द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज लाइकली टू मच हायर बाय सुनामी एज कम्पेयर टू अदर नेचुरल हैजर्ड्स इन द कोस्टल एरिया। तो क्या करें कि जो कोस्टल सिटी होता है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा, इस कारण से दुनिया में जहाँ भी कोस्टल सिटी देखा जाए तो पॉपुलेटेड होता है, इसके कारण से इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है बाकी दूसरे हैजर्ड्स के मुकाबले देखा जाए जो कोस्टल एरिया में आते हैं। द एक्सटेंट ऑफ डेवास्टेटिंग काउज बाय सुनामी कैन बी असेस्ड, तो जो इसके द्वारा जो मतलब कि बर्बादी होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, थ्रू द विजुअल्स ऑन इंडोनेशिया प्रेजेंट इन द प्रैक्टिकल वर्कबुक। तो जैसे क्या कह रहा है कि एक ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल वर्कबुक है उसमें इसमें बारे में दिखाया गया, वहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके। अनलाइक नेचुरल हैजर्ड्स द मिटिगेशन ऑफ हैजर्ड्स क्रिएटेड बाय सुनामी इज डिफिकल्ट। क्या कह रहा है कि दूसरे नेचुरल हैजर्ड्स के विपरीत जो मिटिगेशन है मतलब कि जो सुनामी के द्वारा जो उसको कम करने का जो तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, मेनली बिकॉज द फैक्ट दैट लॉसेज आर ऑन अ मच लार्ज स्केल, क्योंकि इसमें जो लॉस होता है काफ़ी बड़े स्तर पर होता है। इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट और गवर्नमेंट टू मिटिगेट द डैमेज। क्या करें कि किसी एक स्टेट या किसी एक गवर्नमेंट का मतलब कि उनके कैपेसिटी से बाहर है डैमेज को कम करना। हेंस कंबाइंड एफर्ट एट द इंटरनेशनल लेवल आर पॉसिबल वे ऑफ डीलिंग विद द डिजास्टर। तो इस डिजास्टर से लड़ने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को इफेक्ट मतलब कंबाइन करना पड़ता है। जैसे 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आया था जिसमें लगभग 3 लाख लोग अपना ज़िंदगी खो दिए थे। इंडिया इज वॉलंटियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम आफ्टर दिसंबर 2004 सुनामी डिजास्टर। तो इंडिया में जब सुनामी आया तो उसके बाद जो है इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जिसका नाम था इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम, उसको ज्वाइन किया सुनामी आने के बाद। अब यहाँ पे है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंस लो प्रेशर एरिया। साइक्लोन क्या होता है, तो बीच में लो प्रेशर, चारों तरफ हाई प्रेशर। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है कि लो प्रेशर एरिया होता है जो ट्रॉपिक्स के आसपास होता है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक होता है। इन द एटमॉस्फेयर अराउंड विच हाई वेलोसिटी ब्लोज हॉरिजॉन्टली टू एक्सटेंड अप टू 50 to 500 to 1000 किलोमीटर। हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो 500 से 1000 किलोमीटर होता है, और वर्टिकली देखा जाए सरफेस तो 12 से 14 किलोमीटर के आसपास इसका असर होता है। The tropical cyclone or hurricane is like a heat engine that is energized by the release of latent heat on the account of condensation of moisture that wind gathers after moving over the ocean and seas. ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर हरिकेन, इसी का नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही, ठीक है। इसको एक हीट इंजन की तरह देख सकते हैं, जिसको एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो बाय द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑन द, जब समुद्र से कोई हवा पास करता है ना तो उसके पास मॉइस्चर मिल जाता है, तो उसके तो कहा जा रहा है कि जैसे इसको एक इंजन की तरह देख सकते हैं जिसको एनर्जी मिलता है बाय द हीट ऑफ रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑन द अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के कारण जो मॉइस्चर गैदर होता है विंड के द्वारा जब सी या ओशन से मूव करता है। देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग साइंटिस्ट अबाउट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के एग्जैक्ट मैकेनिज्म के बारे में जो साइंटिस्ट है उसी के बीच में अभी पूरी तरह से मतलब सहमति नहीं बना। हाउएवर सम इनिशियल कंडीशन फॉर द इमरजेंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन आर, लेकिन कुछ कंडीशन क्या क्या है साइक्लोन के लिए तो देखते हैं। जो सबसे पहले लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर डेट कैन रिलीज इनॉर्मस लेटेंट। क्या करें कि यहाँ पे सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर
लार्ज और कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए वार्म और मॉइस्ट एयर का, जिसके कारण से यहाँ लेटेंट हीट काफ़ी तेजी से निकल सके। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स डेट कैन प्रिवेंट फीलिंग ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए जिसके कारण से लो मतलब कि लो प्रेशर वहाँ पे बने। जब तक कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा लो प्रेशर वहाँ पे नहीं बनेगा। एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स नियर द इक्वेटर प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बिटवीन 0 and 5 डिग्री लैटिट्यूड। क्या करें कि इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, इस कारण से 0 से 5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में सुनामी नहीं आता है, सॉरी साइक्लोन नहीं आता है। ठीक है। अनस्टेबल कंडीशन थ्रू द ट्रोपोस्फियर डेट क्रिएट लोकल डिस्टर्बेंस विच अ साइक्लोन डेवलप। नेक्स्ट है फाइनली एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड। और दूसरा सबसे लास्ट में क्या है कि एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड विच डिस्टर्ब द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंट हीट। यदि वर्टिकल विंड वहाँ पे होता तो लेटेंट हीट का ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करता और साइक्लोन वहाँ पे नहीं आता। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? कैरेक्टराइज बाई प्रेशर ग्रेडियंट। इसको प्रेशर ग्रेडियंट के आधार पर हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं। सेंटर इज मोस्टली वार्म एंड लो प्रेशर। सेंटर जो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का लो प्रेशर होता है, चारों तरफ हाई प्रेशर होता है। क्लाउडलेस कोर नोन एज आई ऑफ द स्टॉर्म। क्या करा है कि सेंटर जो होता है मोस्टली वार्म होता है, लो प्रेशर पे होता है, और क्लाउडलेस कोर होता है जिसको हम लोग आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, बीच वाले को हम लोग आई बोलते हैं, जो सबसे सेंटर होता है उसको आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं। जनरली द आइसोबार आर क्लोजली प्लेस्ड ईच अदर शोइंग हाई प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे यदि आइसोबार बनाया जाएगा तो काफ़ी नज़दीक बनाए, जिसको मतलब जो दिखाता है कि बाहर में हाई प्रेशर। नॉर्मली इट वेरीज बिटवीन 14 to 17 MB पर 100 किलोमीटर, बट समटाइम इट कैन बी एज हाई एज 60 MB पर 100 किलोमीटर। एक्सपेंशन ऑफ द विंड बेल्ट इज अराउंड 10 to 150 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर। क्या कह रहा है कि सेंटर से दूर जाते जाते मतलब कि इसका स्पीड हालांकि कम होता है इसके हवा का, ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से मूवते हैं। नेक्स्ट है स्पेसियो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। तो इंडिया में जो है टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ओइंग टू द इट्स पेनिनसुलर शेप सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट। क्या करें है कि इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में देखा जाए तो अरेबियन सी है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया ऑल्सो ऑरिजिनेट इन द 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन में ऑरिजिनेट होता है। दो मोस्ट ऑफ द साइक्लोन ऑरिजिनेट बिटवीन 10 डिग्री to 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अधिकांशतः जो साइक्लोन है 10 से 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ऑरिजिनेट होता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन में 8 इन द केस ऑफ बे ऑफ बंगाल साइक्लोन मोस्ट डेवलप ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन यदि बे ऑफ बंगाल में देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर के महीने में साइक्लोन होता है। हेयर द ऑरिजिनेट बिटवीन 16 से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड टू द वेस्ट ऑफ 92 डिग्री ईस्ट। बाय द जुलाई द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ दिस स्टॉर्म शिफ्ट टू 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या कर रहा है कि जुलाई में शिफ्ट हो जाता है दूसरे जगह 90 डिग्री ईस्ट के पास सुंदरबन डेल्टा। मतलब कहाँ से किस महीने में ऑरिजिनेट है तो ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। आगे यदि हम लोग बढ़े तो यहाँ पे क्या है विंड एंड साइक्लोन हैजर्ड जोन। तो साइक्लोन हैजर्ड जोन की बात किया जाए तो वेरी हाई डैमेज में कौन कौन आते हैं तो ये वाला एरिया जो वेरी हाई डैमेज में आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया भी वेरी हाई डैमेज के रूप में दिखा रहा है विंड एंड साइक्लोन हैजर्ड जोन के रूप में। नेक्स्ट है वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन बी है ना, जैसे यहाँ पे बांटा गया कि वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन ए जहाँ पे स्पीड जो है 55 मीटर पर सेकंड के आसपास है। उसके बाद जोन बी है, जैसे ये वाला जोन बी है, ये सब जो है उड़ीसा जोन बी के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद हाई डैमेज रिस्क जोन, तो इस तरीके से ये वाला रीजन हो गया, या फिर ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है मॉडरेट। तो मॉडरेट अंदर में जो होगा वो मॉडरेट वाला होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है मॉडरेट है। उसके बाद फिर और देखा जाए तो मॉडरेट में भी ए और बी बना है, तो मॉडरेट ए मॉडरेट बी है, मतलब कि इधर साइक्लोन आने का चांस काफ़ी कम है। और लो डैमेज रिस्क जोन, तो लो डैमेज यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये तो रेन शेडो एरिया में पड़ता है, आपको पता हो गया पहले से भी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं विंड एंड साइक्लोन हैजर्ड जोन है इंडिया का डिफरेंट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कंसीक्वेंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या कंसीक्वेंस है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इट वाज मेंशन दैट द एनर्जी टू ट्रॉपिकल साइक्लोन कम्स फ्रॉम द लेटेंट हीट रिलीज बाय द वार्म मॉइस्ट एयर। क्या करें कि पहले ही हम लोग मेंशन कर चुके हैं कि जो एनर्जी आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लेटेंट हीट से आता है जो वार्म मॉइस्ट एयर के द्वारा निकाला जाता है। हेंस विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी द फोर्स ऑफ साइक्लोन डिक्रीज, यानी कि समुद्र से दूरी बढ़ते के साथ साथ साइक्लोन का जो फोर्स है वो भी कम जाता है। In India, the force of the cyclone decreases with the increase in distance from the Bay of Bengal and Arabian Sea. So the coastal area often struck by the severe cyclone storms. तो क्या करें कि इस तरह से कोस्टल एरिया पे ज़्यादा साइक्लोन आता है जहाँ पे विंड वेलोसिटी जो होता है 180 किलोमीटर पर आवर के आसपास होता है। ऑफन दिस रिजल्ट इन द नॉर्मल राइज इन द सी लेवल नोन एज स्टॉर्म सर्ज, ठीक है, जिसके कारण से सी लेवल काफ़ी तेजी से राइज करता है, जिसको हम लोग स्टॉर्म सर्ज के नाम से जानते हैं। सर्ज क्या है? अ सर्ज इज जनरेटेड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ एयर सी एंड लैंड। क्या करें सर्ज जो है जनरेट होता है एयर सी और लैंड के कॉन्टैक्ट में आने के कारण, जहाँ पे तीनों इंटरेक्ट करता है एयर सी और लैंड, तो वहाँ पे सर्ज बनता है। द साइक्लोन प्रोवाइड द ड्राइविंग फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेरी हाई हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड। द सी वाटर फ्लो अक्रॉस द कोस्ट अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी डाउनपोर। तो क्या करें कि जैसे जब साइक्लोन आता है तो काफ़ी तेज़ी से हवा जो है पानी को कैरी करते हुए शोर तक मतलब कि किनारे तक ले जाता है, जिसके कारण वहाँ पे सर्ज जनरेट होता है। दिस रिजल्ट इन इनंडेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। क्या करें इस कारण से ह्यूमन सेटलमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेशन होता है, एग्रीकल्चर फील्ड डैमेज, क्रॉप्स
और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। आगे पढ़ते हैं फ्लड के बारे में। तो रीड इन न्यूज पेपर एंड वॉच इमेज ऑफ फ्लड इन टेलीविजन अकरिंग इन द सम रीजन ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो क्या करें कि रेनी सीजन में अधिकांशतः बार आप न्यूज़ में मतलब कि यहाँ पे फ्लड के बारे में पढ़े होंगे। इनंडेशन ऑफ लैंड एंड द ह्यूमन सेटलमेंट बाय द राइज ऑफ वाटर इन द चैनल एंड इट्स स्पिल ओवर प्रेजेंट। क्या करें कि ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा पानी में मात्रा में पानी फैल जाना, ठीक है, इसके कारण से फ्लड लाइक कंडीशन बनता है। अनलाइक अदर नेचुरल डिजास्टर द काउज ऑफ फ्लड आर वेल एस्टेब्लिश्ड। क्या करें कि दूसरे नेचुरल डिजास्टर से विपरीत देखा जाए तो जो काउज है फ्लड का वो वेल एस्टेब्लिश्ड, मतलब कि बाकी जैसे सुनामी का काउज अच्छी तरीके से किसी को नहीं पता है और एक्चुअल क्या हो किसी को नहीं पता है। जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, उसका एक्चुअल काउज क्या किसी को नहीं पता है, लोग बस यहाँ पे अंदाज के आधार पे बोलते हैं। लेकिन फ्लड का क्या रीजन है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, हर किसी को पता है उसका कारण। फ्लड्स आर रिलेटिवली स्लो इन द अकरेंस एंड ऑफन अकर इन वेल आइडेंटिफाइड रीजन एंड विद इन एक्सपेक्टेड टाइम इन ईयर। फ्लड जो है रिलेटिवली स्लो है और अधिकांशतः एक ही एरिया में होता है, उसका एक एरिया भी, रीजन भी, क्षेत्र भी उसका वेल आइडेंटिफाइड है, टाइम भी उसका वेल आइडेंटिफाइड है कि बरसात के मौसम में होता है। फ्लड अकर कॉमनली व्हेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस रन ऑफ एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर चैनल। क्या करें जब नदी का जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पानी उसमें आ जाता है तब वहाँ पे फ्लड आता है। जो स्ट्रीम है, नदी का धारा है, वो आसपास के जो लो लाइंग एरिया उधर चला जाता है। एट टाइम दिस इवन गोज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ लेक्स एंड अदर इनलैंड वाटर बॉडी इन दिस द फ्लो। क्या करें कभी कभी जो मान लीजिए कि नदी किसी लेक में जाकर गिरती है तो उस लेक के कैपेसिटी से ज़्यादा यदि पानी उसमें आ गया तो वहाँ भी फ्लड आ सकता है। फ्लड कैन ऑल्सो बी काउज ड्यू टू स्टॉर्म सर्ज इन द कोस्टल एरिया। क्या करेगा स्टॉर्म सर्ज यदि कोस्टल एरिया में तो उस कारण से फ्लड आ सकता है। ज़्यादा रेनफॉल यदि आ गया लंबे समय के लिए, इसके कारण से भी, जैसे जो इंडिया के अधिकांश शहरों में फ्लड आता है उसका मेन रीज़न यही है। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो, रिडक्शन इन इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड प्रेजेंस ऑफ इरोडेड मटेरियल इन द वाटर। क्या करें कि यदि इरोडेड मटेरियल का मात्रा काफ़ी ज़्यादा है पानी में तो जिसके कारण से क्या होता है कि इरोडेड मटेरियल जो है ज़मीन पे बैठ जाता है, तो यानी कि नदी का हाइट कम हो गया, ठीक है, नदी का डीपनेस कम हो जाने के कारण आसपास में पानी चला जाता है। दो फ्लड अकर फ्रीक्वेंटली ओवर द वाइड जियोग्राफिकल एरिया हैविंग डिस्टेरियस रेमिफिकेशन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्लड्स इन द साउथ इन ईस्ट एशियन कंट्रीज पर्टिकुलरली चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश और फ्रीक्वेंटली एंड इक्वली डिस्टेस्टर्स। क्या कह रहा है कि ईस्ट एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया में फ्लड काफ़ी ज़्यादा आता है, जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, ये सब वाला इलाके में। वंस अगेन अनलाइक अदर नेचुरल डिजास्टर ह्यूमन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द जेनेसिस एज वेल एज स्प्रेड ऑफ फ्लड। क्या कह रहा है कि बाकी दूसरे नेचुरल डिजास्टर की तरह भी ह्यूमन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लड को लाने में, फ्लड को फैलाने में। इंडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन, क्या करें कि अंधाधुंध जंगल का कटाई करना, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, डिस्टर्बेंस अलोंग द नेचुरल ड्रेनेज चैनल एंड कोलोनाइजेशन ऑफ फ्लड प्लेन। क्या करें कि ये सब जो रीजन है या रिवर बेड को कोलोनाइज करना, रिवर बेड के आसपास घर बना लेना या फिर वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी करना, जिसके कारण से फ्लड आने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डार्क रीजन में आपको दिख रहा है फ्लड प्लेन एरिया है, मतलब कि इस एरिया में फ्लड काफ़ी ज़्यादा आता है। तो आप देख सकते हैं कौन से, जैसे इस एरिया में पंजाब वाले इलाके में फ्लड काफ़ी ज़्यादा आता है, पिछले साल वहाँ भी आया था। उसके अलावा बिहार का ये जो रीजन आप देख सकते हैं, कम्प्लीटली नॉर्थ बिहार का जो रीजन है, ठीक है, वो काफ़ी फ्लड इलाका है, ठीक है, इस एरिया में काफ़ी अधिकांशतः बाढ़ आता है, खासकर कोसी तो एकदम बदनाम वाला इलाका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दामोदर वाला जो रीजन है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे फ्लड आता है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा रीजन जो है असम का, वहाँ पे फ्लड काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेघालय का इलाका है, मेघालय और ये त्रिपुरा का, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड आता है। और यदि इधर देखा जाए तो यमुना नदी के कारण, गंगा नदी के कारण, घाघरा, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लड फ्लोन वाला इलाका है। पेनिनसुलर प्लेट रीजन में उतना फ्लड नहीं आता। इसका रीज़न क्या है कि इधर के नदी में उतना ज़्यादा पानी नहीं होता है, ठीक है। यदि इधर देखा जाए तो साबरमती के कारण काफ़ी ज़्यादा पानी आता है। नर्मदा जो है अपने लास्ट में जब जाती है वहाँ पर बाढ़ लाती है। ये सब एरिया आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले रीजन में, जहाँ पे काफ़ी डेल्टा वाला रीजन है, तो यहाँ पे फ्लड आता है। तो ये था फ्लड प्रोन एरिया इंडिया में कहाँ कहाँ है, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया फेस हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू रिकरेंट फ्लड्स। फ्रीक्वेंटली फ्लड आने के कारण जो है इंडिया काफ़ी ज़्यादा लॉस यहाँ पे झेलता है हर साल। उस प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, लाइफ्स का भी लॉस होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग नेशनल फ्लड कमीशन आइडेंटिफाइड 40 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड एज फ्लड प्रोन इन इंडिया। तो क्या करें कि इंडिया में 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसा है जो फ्लड प्रोन है, जहाँ पे फ्लड आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। इन फिगर 7.6 शोज द फ्लड अफेक्टेड एरिया इन इंडिया। इंडिया में मतलब कहाँ कहाँ फ्लड आता है ऊपर दिखाया गया है। असम, वेस्ट बंगाल, बिहार द अमंग द मोस्ट हाई फ्लड इन स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है असम, वेस्ट बंगाल और बिहार में आता है।
बिहार में तो हर साल आता है, खास करके नॉर्थ बिहार में। अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्ट ऑफ द रिवर इन नॉर्दर्न स्टेट लाइक पंजाब एंड यूपी आर मोस्ट वल्नरेबल टू ओकेजनल फ्लड, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोटिस्ड दैट स्टेट लाइक राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा एंड पंजाब आर ऑल्सो गेटिंग इनंडेटेड इन द रिसेंट डिकेड्स ड्यू टू फ्लैश फ्लड। क्या कह रहा है कि जो जहाँ फ्लड पहले नहीं आता था वहाँ भी आजकल फ्लड आने लगा, जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा ऐसे वाले इलाके में। दिस इज पार्टली बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ द मानसून एंड पार्टली बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ द मोस्ट स्ट्रीम एंड रिवर चैनल और ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका दो रीजन है, पहला तो मानसून अपना पैटर्न चेंज कर चुका है, और दूसरा उधर जो नदी थी उसको, उसके चैनल को मोड़ा गया है या फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा बांध बनाया गया है, ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ गया है। समटाइम तमिलनाडु एक्सपीरियंस फ्लडिंग ड्यूरिंग नवंबर जनवरी ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून। तो तमिलनाडु में कभी कभी रिट्रीटिंग मानसून के कारण वहाँ पे फ्लड आ जाता है। नेक्स्ट है कंसीक्वेंस एंड कंट्रोल ऑफ फ्लड। फ्लड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका क्या कंसीक्वेंस है, क्या रिजल्ट मिलता है, उसका क्या कंक्लूजन है। फ्रीक्वेंट इनंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट पार्टिकुलर इन द असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो जिस इलाके में फ्लड आता है वहाँ पे जो है एग्रीकल्चरल लैंड या फिर ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा तबाह होता है। इसका काफ़ी सीरियस कंसीक्वेंस है नेशनल इकोनॉमी और सोसाइटी में भी। फ्लड डू नॉट ओनली डिस्ट्रॉय वैल्यूएबल क्रॉप एरिया बट दे आल्सो डैमेज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, रेल, ब्रिज एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो फ्लड जो है न सिर्फ जो है क्रॉप को बर्बाद करता है हर साल, बल्कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रेल है, ब्रिज है, ये सबको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। मिलियंस ऑफ पीपल आर रेंडर होमलेस। अधिकांशतः लोग, मतलब कई लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, और उनका जो कैटल है या फिर जो भी उनका डॉक्यूमेंट होता है, सामान होता है, सब उनका दह जाता है बाढ़ में। स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक कॉलरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, हेपेटाइटिस एंड अदर वाटर बॉर्न डिजीज स्प्रेड इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया। फ्लड अफेक्टेड एरिया वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीमारी वहाँ पे फैल जाता है। हाउ फ्लड्स आल्सो मेक अ फ्यू पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। हालांकि फ्लड का कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है। क्या क्या है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन? एवरी ईयर फ्लड डिपॉजिट फर्टाइल सिल्ट ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड। जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पे एक फर्टाइल मिट्टी का लेयर जमा किया जाता है फ्लड के द्वारा, जो आने वाले क्रॉप के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। मजुली जो असम का है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड दुनिया में सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि फ्लड के कारण यहाँ पे काफ़ी अच्छा धान का फसल होता है। बट दीज आर इनसिग्निफिकेंट बेनिफिट कंपेरिजन टू द ग्रेव लॉसेज। लेकिन इतना ज़्यादा लॉस होता है उसके मुकाबले यदि प्रॉफिट देखा जाए तो काफ़ी कम है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट आर ऑल अवेयर ऑफ द मेनेंस क्रिएटेड बाय फ्लड एवरी ईयर। तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, फ्लड के कारण जो भी नुकसान होता है उससे काफ़ी ज़्यादा पता है, दोनों को पता है कि फ्लड कब आता है, क्यों आता है। हाउ डू दीज गवर्नमेंट जनरली रिस्पॉन्ड टू द फ्लड? कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन इम्बैंकमेंट इन द फ्लड प्रोन इंडिया। क्या करे कि गवर्नमेंट क्या करती है, तो फ्लड प्रोटेक्शन इम्बैंकमेंट बनाती है, नदी के दोनों तरफ तटबंध बनाती है जिसके कारण से पानी अंदर न जाए, डैम बनाती है, एफोरेस्टेशन करवाती है, डिस्करेजिंग मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अपर रीचेज ऑफ द मोस्ट फ्लड क्रिएटिंग एरिया। तो जहाँ पे फ्लड क्रिएटिंग रिवर है वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, कोई वहाँ पे घर वगैरह ना बना ले, ये सब को रोकती है। रिमूवल ऑफ ह्यूमन इंक्रोचमेंट फ्रॉम द रिवर चैनल। तो रिवर चैनल से ह्यूमन इंक्रोचमेंट को रोकती है फ्रॉम द रिवर चैनल्स एंड डिपॉपुलेटिंग द फ्लड प्लेन्स कैन बी अदर स्टेप। दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विच एक्सपीरियंस फ्लैश फ्लड। क्या करें कि ऐसा जो है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा है, अच्छा है, मतलब क्या किया जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लड आता है। साइक्लोन सेंटर में प्रोवाइड रिलीफ इन कोस्टल एरिया विच आर हिट बाय स्टॉर्म सर्ज। क्या करें कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे साइक्लोन सेंटर ऑलरेडी बनाए रहते हैं। साइक्लोन सेंटर बनाया हुआ ऑलरेडी रहता है क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन आता है तो लोगों को खाली करा के वहाँ ले जाया जाता है। तो फ्लड भी आएगा तो वहाँ पे खाली करा कर लोगों को ले जाया जा सकता है, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है ड्राउट। ड्राउट एक्चुअली क्या है, तो जब पानी नहीं पड़ता, जब पानी ज़्यादा पड़ता है तो उसको फ्लड बोलते हैं, जब पानी नहीं पड़ता है या फिर फसल नहीं होता तो उसको ड्राउट बोलते हैं। द टर्म ड्राउट इज अप्लाई टू एन एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्या करेगा, ड्राउट ऐसे पीरियड को बोलते हैं जहाँ पानी का शॉर्टेज हो, इनइक्वेट प्रेसिपिटेशन हो, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में प्रेसिपिटेशन ना हो, बारिश ना हुआ हो, या फिर ज़्यादा मात्रा में इवेपोरेशन हो गया हो, या फिर पानी का ओवर यूटिलाइजेशन हो गया हो जिसके कारण से ग्राउंड वाटर या दूसरा स्टोरेज रिजर्वायर है वहाँ पे पानी ना हो। ड्राउट इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। ड्राउट एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है एज इट इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी लाइक प्रेसिपिटेशन। क्या करें, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ पर डिपेंड करता है। प्रेसिपिटेशन बारिश पर डिपेंड करता है, इवेपोरेशन यदि इवेपोरेशन ज़्यादा हो गया हो, इवेपो ट्रांसपिरेशन, ग्राउंड वाटर, सॉइल मॉइस्चर, स्टोरेज, सरफेस रन ऑफ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, पर्टिकुलर द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन। तो ये सभी बातों पे जो है ड्राउट वहाँ का डिपेंड करता है। टाइप ऑफ ड्राउट, ड्राउट कितने तरह का होता है, सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। इट इज सिचुएशन वेयर देयर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट बोलते हैं जब ज़्यादा समय तक बारिश नहीं होता है, ठीक है, तब वहाँ पे जो ड्राउट आता है उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, ठीक है। आगे यदि देखें तो एग्रीकल्चरल ड्राउट, इट इज नोन एज सॉइल मॉइस्चर ड्राउट। इसको सॉइल मॉइस्चर ड्राउट भी बोलते हैं। कैरेक्टराइज लो सॉइल मॉइस्चर, क्योंकि इसके कारण मिट्टी में से जो नमी का मात्रा है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद वो क्रॉप वहाँ पे क्रॉप फेलियर होता है। मोर एवर में एरिया मोर देन 30% ऑफ ग्रोस क्रॉप एरिया अंडर द इरीगेशन, द एरिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ड्राउट प्रोन कंट्री। क्या कह रहा है कि यदि किसी एरिया में 30% जो उधर इरीगेशन के अंदर आता है
तो ड्राउट प्रोन कैटेगरी से हटा दिया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें कोई ऐसा फसल बार बार उगाना जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है, मतलब उस एरिया में पानी ज़्यादा होता नहीं है, बारिश ज़्यादा होता नहीं है, इरिगेशन का कोई सिस्टम है नहीं, और बार बार वहाँ पे चावल उगाया जा रहा है ग्राउंड वाटर की यूज करते हुए, तो क्या होता है कि वहाँ पे पानी कमी हुई तो उसको एग्रीकल्चरल ड्राउट बोलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट का रिजल्ट व्हेन द एबिलिटी ऑफ वाटर इन द डिफरेंट स्टोरेज एंड रिजर्वर लाइक एक्वीफर्स लेक इटीसी फॉल बिलो द प्रेसिपिटेशन कैन नॉट रिप्लेस। क्या कह रहा है कि ये कब होता है कि जब वहाँ का जो स्टोरेज कैपेसिटी है उस एरिया का, उस एरिया में कोई लेक है या कोई रिजर्वायर है, वहाँ पे पानी का ओवर यूज करना, इतना यूज कर लेना कि वर्षा का पानी भी उसको नहीं रिप्लेनिश कर सकता है, नहीं मेंटेन कर सकता है, तो उसको हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस एरिया में कितना ज़्यादा ड्राउट आने का चांस है। तो जोन 1 यानी जो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पे है, तो राजस्थान और गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ वाला इलाका है ये ड्राउट के प्रति सबसे ज़्यादा प्रोन है। जोन 2 जो सीवियर है, तो ये इलाका जो आप देख सकते हैं सीवियर के अंदर आ सकता है ना, ये इलाका इधर वाला जो है जोन 2 में आता है। उसके बाद इधर का जो इलाका है जोन 3 यानी मॉडरेट है, नीचे भी मॉडरेट इलाके में आता है, ठीक है, यहाँ ड्राउट नहीं आता। बाकी जो एरिया आप देख सकते हैं ये पूरा कम्प्लीटली गंगा ब्रह्मपुत्रा का प्लेन जो हो गया, इधर तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, इधर कभी भी ड्राउट नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला का वेस्टर्न घाट इलाका, इधर जो है ये सब ड्राउट फ्री एरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इकोलॉजिकल ड्राउट यहाँ पे एक है कि इकोलॉजिकल ड्राउट क्या होता है कि व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो क्या इकोलॉजिकल ड्राउट कब बोलते हैं, जब जो इकोसिस्टम है उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम जाता है पानी के शॉर्टेज के कारण, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस दिस ड्राउट रिकरेंटली विच रिजल्ट इन सम सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट है ड्राउट प्रोन एरिया इन द इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन एरिया ड्राउट प्रोन है। इंडियन एग्रीकल्चर में हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मानसून रेनफॉल। क्या करें, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है काफ़ी हैवी रूप से डिपेंडेंट है मानसून पे। ड्राउट एंड फ्लड आर द अकम्पनिंग फीचर्स ऑफ द इंडियन क्लाइमेट। इंडिया में जो कहीं किसी एरिया में ड्राउट होता है, किसी एरिया में फ्लड होता है। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट नियरली 19% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री एंड 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन सफर टू ड्राउट एवरी ईयर। तो क्या करें कि इंडिया का लगभग 19% एरिया और 12% पॉपुलेशन हर साल किसी न किसी फॉर्म में सुखाड़ को झेलता है, ड्राउट को झेलता है। अबाउट 30% ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाइड ए ड्राउट प्रोन एरिया अफेक्टिंग 50 मिलियन पीपल। तो लगभग 50 मिलियन पीपल मतलब कि 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो इसको यदि देखा जाए तो 5 करोड़ लोग, ठीक है, 50 मिलियन पीपल यानी कि 5 करोड़ लोग ड्राउट प्रोन एरिया में रहते हैं। द कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हाइल सम पार्ट ऑफ द कंट्री रियल अंडर फ्लड विद रीजन दैट फेस ड्राउट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। क्या करें कि एक कॉमन बात है इंडिया में कि एक ही समय में एक एरिया में फ्लड आया रहता है तो दूसरे एरिया में ड्राउट रहता है। मोर ओवर इट इज ऑल्सो कॉमन दैट साइड टू विटनेस दैट वंस एरिया सफर ड्यू टू फ्लड इन वन सीजन एक्सपीरियंस ड्राउट इन अदर। ये भी होता है कि एक एरिया के एक सीजन में फ्लड यदि आता है तो दूसरे सीजन में ड्राउट आ जाता है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल वेरिएशन अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द बिहेवियर ऑफ द मानसून इन इंडिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मतलब मानसून का अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मानसून को इंडिया में प्रेडिक्ट नहीं किया सकता। दस ड्राउट आर द वाइड स्प्रेड कॉमन फिनोमेना इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कंट्री कई हिस्सों में ड्राउट जो है मोस्ट कॉमन फिनोमेना है। ड्राउट को हम लोग डिफरेंट पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि एक्सट्रीम ड्राउट प्रोन अफेक्टेड एरिया, तो जो सबसे ज़्यादा ड्राउट अफेक्टेड एरिया है जो खास करके राजस्थान हो गया, अरावली हिल के आसपास वाला मरुस्थली और कच्छ का जो रीजन है गुजरात में। इंक्लूड है ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट लाइक जैसलमेर, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, इंडियन डेजर्ट, ये सब जो है जहाँ पे काफ़ी कम बारिश होता है, रेनफॉल होता है। नेक्स्ट सीवियर ड्राउट प्रोन एरिया, द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न राजस्थान, मोस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ईस्टर्न ऑफ महाराष्ट्र, इंटीरियर पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब जो है कि सीवियर ड्राउट प्रोन एरिया में आते हैं। झारखंड का कुछ हिस्सा जो है साउदर्न हिस्सा हो गया, उड़ीसा का कुछ हिस्सा हो गया। नेक्स्ट है मॉडरेट, तो मॉडरेट ड्राउट कहाँ आते हैं, तो राजस्थान का, हरियाणा, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र। ऊपर हम लोग जो देखिए उसी को यहाँ पे वेस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद है बाकी जो है वो ड्राउट फ्री एरिया है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्राउट, ड्राउट का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, मतलब उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, आप देख सकते हैं। तो ड्राउट हैव कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन वेरियस अदर एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। क्रॉप्स फेलियर लाइक लीडिंग टू स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन, क्रॉप फेलियर के कारण जो अकाल आ जाता है, फूड ग्रेन का कमी हो जाता है। फॉडर का भी अकाल आ जाता है, फॉडर का भी कमी हो जाता है। इनएडेक्वेट रेनफॉल रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड ऑफन शॉर्टेज इन ऑल द थ्री। त्रिकाल इज मोस्ट डिवास्टेटिंग। क्या करा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जब फूड ग्रेन्स का कमी हो जाता है तो उसको अकाल बोलते हैं, ठीक है। यदि फॉडर का, चारा का कमी होता है उसको त्रिनकाल बोलते हैं हिंदी में। और यदि पानी की कमी होता है उसको जलकाल बोलते हैं, यानी जल का अकाल हो जाना, ठीक है। त्रिन यानी त्रिन बोलते हैं घास को या फिर भूसा को, तो त्रिन का अकाल हो जाना तो त्रिनकाल हो गया, ठीक है। अन्न का अकाल हो जाना तो अकाल हो गया, और जल का कमी हो जाना तो जलकाल हो गया, और यदि तीनों हो जाता है तो उसको बोलते हैं त्रिकाल। लार्ज स्केल डेथ ऑफ द कैटल अदर एनिमल्स, क्या करें कि अकाल जब होता है, मतलब कि जब त्रिनकाल होता है, जो भी समझ सकते हैं यहाँ पे। ड्राउट जब आता है तो बड़े मात्रा में यहाँ पे जानवर का मृत्यु होता है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं अपने जानवर के साथ, ठीक है।
और स्कार्सिटी ऑफ वाटर कंपेल्स पीपल टू कंज्यूम कॉन्टामिनेटेड वाटर, पानी की कमी होने के कारण गंदे पानी भी लोग यूज करना मतलब कि यूज करने लगते हैं, जिसके कारण से कई वाटर बोर्न डिजीज होता है जैसे कॉलरा, हेपेटाइटिस वगैरह। ड्राउट है बोथ इमीडिएट एज वेल लॉन्ग टर्म डिस्टेरियस इफेक्ट, ड्राउट का इमीडिएट इफेक्ट भी होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है कंट्री के फिजिकल इन्वायरमेंट या फिर यहाँ का सोशल इन्वायरमेंट है। कंसिक्वेंटली प्लानिंग फॉर ड्राउट हैज टू बी टेक बोथ एस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन, प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन फॉर द विक्टिम्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एंड वाटर टू द कैटल एंड शिफ्टिंग ऑफ पीपल एंड देयर लाइफ स्टॉक। क्या करें कि जैसे यदि देखा जाए तो ड्राउट को रोकने के लिए हम लोग हर तरीके से व्यवस्था करना पड़ता है। पहले तो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना, जो विक्टिम्स हैं बीमारी जिनको हो गया उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराना, चारा का व्यवस्था कराना, जानवर के लिए पानी का व्यवस्था कराना, ठीक है, और उनको एक सेफ प्लेस पे ले जाना, ये सब यहाँ पे करना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एक्यूफर्स, ट्रांसफर ऑफ रिवर वाटर फ्रॉम सरप्लस टू द डिफिसिट एरिया। इसके लिए और क्या कर सकते हैं, जहाँ पे वाटर सरप्लस है मतलब पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिस एरिया में पानी कम है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, रिवर को इंटरलिंक करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर एंड डैम, डैम बनाना, रिजर्वायर बनाना ताकि वहाँ पे बरसात का पानी को हम लोग इकट्ठा कर सकें। रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेज का यूज करना मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से रिवर में अगले बार मतलब कि ड्राउट आने वाला है, किस एरिया में अगले बार ड्राउट आने वाला है। डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज अबाउट द ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप, उस एरिया में ऐसे फसल उगाने के बारे में लोगों को जागरूक करना जो ड्राउट रेजिस्टेंस हो, मतलब जो ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं लेता हो, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिखाना उस एरिया के लोगों को, जिससे ड्राउट के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड, ठीक है। लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ते हैं। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको भूस्खलन बोलते हैं, मतलब कि ज़मीन खिसक जाता है। आम भाषा में समझिए कि ज़मीन जो है एक जगह से अपने जगह से खिसक जाता है, उसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो क्या करें कि कभी आप श्रीनगर के बारे में या फिर कई बार में सुनते हो गए खास करके पहाड़ी इलाकों में कि ब्लॉकिंग ऑफ रोड ऑफ टू श्रीनगर, डिस्ट्रप्शन ऑफ रेल सर्विस एज स्टोन फेलिंग ऑन द कोंकण रेलवे ट्रैक। क्या कभी आप न्यूज़ में सुने हैं कि कोंकण रेलवे ट्रैक के कोंकण रेलवे के ट्रैक पे जो है पत्थर गिर गया। एक्चुअली कोंकण रेलवे ट्रैक काफ़ी एक फेमस रेलवे ट्रैक है, ठीक है। इट हैपन टू द लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के कारण होता है विच इज रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ बेडरॉक, जो मतलब कि लैंडस्लाइड का मतलब क्या हो कि बेडरॉक जो है उसका बड़ा हिस्सा जो है काफ़ी तेजी से स्लाइड कर रहा हो। डिजास्टर टू द ड्यू टू लैंडस्लाइड जनरल फार लेस ड्रामेटिक देन टू अर्थक्वेक। क्या करा है कि ये इसका जो डिजास्टर होता है, इसके कारण जो आपदा होता है वो थोड़ा सा कम होता है अर्थक्वेक के मुकाबले, वोल्केनिक इरप्शन या फिर सुनामी के मुकाबले, बट देयर इंपैक्ट ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नेशनल नो वे लेस सीवियर। अनलाइक अदर डिजास्टर देयर आर सडन, क्या करें बाकी डिजास्टर की तरह ही ये सडन नहीं है, मतलब उनसे विपरीत सडन नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, लार्जली कंट्रोल बाय द मैक्रो रीजनल फैक्टर, और मेनली ये कंट्रोल होते हैं वहाँ के रीजनल पे, वहाँ के क्षेत्रीय वातावरण पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू डिफाइन इन प्रिसाइज स्टेटमेंट जनरलाइज द अकरेंस एंड बिहेवियर ऑफ लैंडस्लाइड। क्या करें कि स्टेटमेंट के फॉर्म में लैंडस्लाइड को बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर, पहले के एक्सपीरियंस के आधार पर बताया सकता है। फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन काउज रिलेशनशिप विद द कंट्रोलिंग फैक्टर लाइक जियोलॉजी, जियोमॉर्फो एजेंट, ये सब बातों पे डिपेंड करता है वहाँ का लैंडस्लाइड। मतलब लैंडस्लाइड मेनली वहाँ का रीजन पे डिपेंड करता है, कैसा जगह है। पहाड़ी एरिया में ज़्यादा लैंडस्लाइड आता है, या फिर जहाँ ज़्यादा बारिश आता है वहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड आता है, जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा होता है वहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड आता है। तो लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन, तो वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन में क्या आता है, तो हाईली अनस्टेबल रिलेटिवली यंग माउंटेनियस एरिया इन द हिमालयन, अंडमान एंड निकोबार। तो ये कौन से रीजन में आते हैं, तो खास करके अंडमान निकोबार का जो इलाका है। हाई रेनफॉल रीजन्स भी, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल आता है, जैसे नीलगिरी हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया, वहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक मतलब कि लैंडस्लाइड आता है। कभी कभी लैंडस्लाइड के कारण अर्थक्वेक भी आता है, ठीक है। हाई वल्नरेबिलिटी जोन में कौन आते हैं, तो एरिया डेट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, those included in the very high vulnerability zone are also included in this category. The only difference between these two combination intensifying a frequency of the controlling factor. All the Himalayan state and state from the northeastern region except the plains of Assam are included in the high vulnerability zone. मीडियम टू लो, तो एरिया डेट रिसीव लेस प्रेसिपिटेशन, जैसे ट्रांस हिमालय रीजन हो गया, लद्दाख हो गया, लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का वो हो गया, अरावली के आसपास के इलाका हो गया, ऐसा मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी जोन में आता है। वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का चांस थोड़ा सा कम है। इसका मैप यदि हो तो हम देख सकते हैं, मैप नहीं है इसका, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अदर एरिया, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली स्टेट लाइक राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग छोड़ करके, असम, कर्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, कोस्टल एरिया साउदर्न एरिया, ये सब सेफ है, यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं आता है उतना। कंसिक्वेंस इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, तो काफ़ी स्मॉल होते हैं, लोकलाइज्ड नेचर में होते हैं, मतलब किसी एक खास एरिया में होते हैं। इसके कारण से नदी का बहाव रुक जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, या फिर रेलवे लाइन डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। नदी का बहाव रुक जाने के कारण कभी कोई नदी अपना रास्ता चेंज करती है, जिसके कारण से किसी एक एरिया में फ्लड आ जाता है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को चेंज होता है, मतलब कि डैमेज पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं तो मिटिगेशन इसे कम कैसे कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अडॉप्ट एरिया स्पेसिफिक मेजर टू डील विद लैंडस्लाइड। क्या करें कि हर एक एरिया में अलग अलग हम लोग तरीका अपनाते हैं लैंडस्लाइड से लड़ने के लिए। जैसे किसी की पहाड़ी एरिया में जो लैंडस्लाइड आता है उसके लिए अलग तरीका है, कहीं ज़्यादा बारिश होता है उसके कारण लैंडस्लाइड है, उसके लिए अलग तरीका है। हर जगह हम लोग एक ही तरीका नहीं अपना सकते हैं।
रेस्ट्रिक्शन ऑन द कंस्ट्रक्शन, इसके सबसे पहला यहाँ पे काम है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोकना या फिर वहाँ पे घर बनाने को रोकना, वहाँ पे रोड या डैम वगैरह नहीं बनाना। लिमिटिंग एग्रीकल्चर टू द वैली, वैली में एग्रीकल्चर को लिमिट करना। मॉडरेट स्लोप एंड कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट सेटलमेंट हाई वैल्यूरिटी जोन, जो हाई वैल्यूरिटी जोन है वहाँ पे सेटलमेंट नहीं बसने देना, मतलब वहाँ के लोग वहाँ घर नहीं बनाने देना। ये सब रीजन से मतलब ऐसे करके हम लोग मतलब कि बच सकते हैं लैंडस्लाइड से। टेरेस फार्मिंग को इनकरेज करना नॉर्थ ईस्ट हिल वाले रीजन में झूमिंग के बदले, है ना। हालांकि अभी भी झूमिंग कृषि जो है स्लैश एंड बर्न जो सिम्टिंग कल्टीवेशन है वो प्रिवेलेंट है, लेकिन उसको रोक करके टेरेस फार्मिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट, हम लोग डिजास्टर जो है उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। डिजास्टर ड्यू टू साइक्लोन अनलाइक द वंस काउज्ड बाय अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनिक इरप्शन आर मोर प्रेडिक्टेबल इन टर्म ऑफ द टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर अकरेंस। जैसे क्या करें कि डिजास्टर जैसे साइक्लोन के कारण जो डिजास्टर आता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। कहने मतलब वहाँ पहले से पता चल जाता है कि यहाँ साइक्लोन आने वाला है और हर साल किसी एक खास एरिया में ही साइक्लोन आता है, तो वहाँ पे हम लोग उसके हिसाब से लोगों को समझा सकते हैं कि आपके इलाके में हर साल साइक्लोन आता है तो आप ऐसे बच सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाना, साइक्लोन शेल्टर बनवाना, ठीक है। उसके अलावा रिजर्वायर बनवाना, एफोरेस्टेशन करवाना ताकि विंड का स्पीड थोड़ा कम हो सके एफोरेस्टेशन करने के कारण। हाउएवर इंक्रीज इन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन कंट्री लाइक इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार इन सक्सेसिव स्टॉर्म इन लार्जली ड्यू टू हाई वैल्यूरिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन। क्या करें कि इसे ऐसे कंट्री में ज़्यादा डैमेज क्यों पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग रहते हैं कोस्ट के किनारे। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल की बात करें जो 2005 में आया था, डिफाइंस डिजास्टर एज अ कैटास्ट्रॉफिक मिसअप, तो यहाँ पे डिजास्टर को डिफाइन किया गया। तो हम लोग पहले ही डिजास्टर के डिफिनीशन को पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। आगे फाइनल कंक्लूजन इस पूरे चैप्टर का है कि उस ऊपर के डिस्कशन के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कैसे हम लोग जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण डिजास्टर आता है, कोई डिजास्टर नेचुरल एक्टिविटी के कारण आता है, हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व जनरेटिंग डाटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजास्टर, तो डिजास्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना, डाटा जनरेट करना, ये प्री डिजास्टर मैनेजमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दी डिजास्टर प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंट मेजर्स आर अदर स्टेप दैट नीड टू बी टेकन इन वल्नरेबल एरिया ड्यूरिंग डिजास्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन सच एज इवैक्यूएशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर एंड रिलीफ कैंप, सप्लाई ऑफ वाटर, फूड एंड क्लॉथिंग, मेडिकल एड्स शुड बी डन इन द इमरजेंसी बेसिस। तो क्या करें कि जब डिजास्टर आ गया है तो उसमें रेस्क्यू करना, इवैक्यूएशन करना, लोगों को वहाँ पे शेल्टर हाउस का कंस्ट्रक्ट करना, कपड़ा वगैरह पहुँचाना, मेडिकल पहुँचाना, इमरजेंसी बेसिस पे करना चाहिए। पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन शुड भी इन्वॉल्व रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ विक्टिम्स। डिजास्टर के बाद क्या होना चाहिए, तो लोगों को रिहेबिलिटेट करना चाहिए, वहाँ पे दोबारा लोगों को बसाने के बारे में प्रयास किया जाना चाहिए। दिस मेजर्स ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस टू अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज अबाउट 2/3 ऑफ इट जोग्राफिकल एरिया एंड इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वल्नरेबल टू डिजास्टर। तो क्या करें कि इंडिया का लगभग 2/3 एरिया और उतना पॉपुलेशन भी जो है हर साल किसी न किसी एक डिजास्टर के प्रति झेलती है, कहीं बाढ़ आता है तो कहीं सुनामी आता है, कहीं भूकंप आता है, ठीक है। तो आपके लिए इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क यहाँ पे क्या जो MCQ आपको दिख रहा है उसको जो है उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।